स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम नई सोच नया बजट में। मैं हूं अजय मिश्र और आज हम बात करेंगे बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं कर प्रणाली और महंगाई दर को लेकर के। महंगाई के लिहाज से भी बजट को काफ़ी संजीदगी के साथ देखा जाता है और उम्मीद यही रहती है कि देश का बजट आम जनता के जो जेब है उस पर बोझ जो है उसको कम करे। तो बजट में क्या कुछ कर सकते हैं वित्त मंत्री और देश की आर्थिक नीतियाँ किस दिशा में जा रही हैं, आज चर्चा इसी पर। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे बहुत ही खास मेहमान, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। और आज की जो रिपोर्ट है वो यही कि आम आदमी बजट से अपने लिए अपने परिवार के लिए हमेशा कुछ न कुछ सौगातों की उम्मीद लगाए रखता है और इस साल भी वित्त मंत्री से लोगों की यही उम्मीद है कि जनता पर टैक्स का बोझ कम किया जाए, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हों और कारोबार और खरीदारी के लिहाज से कर्ज पर ब्याज दरों में कमी आए। लेकिन क्या वित्त मंत्री ऐसा वाकई कर पाएंगे? आइए देखते हैं रिपोर्ट। भारत में बजट का इंतजार दो वजहों से सबसे ज्यादा किया जाता है। पहला, आयकर में क्या हुआ और दूसरा, क्या सस्ता क्या महंगा हुआ। आम आदमी इन्हीं दो पैमानों पर बजट का मूल्यांकन करता है। इस बार आयकर दाताओं को आम बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। इसका मुख्य कारण विमुद्रीकरण है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर 2016 अवधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसूली में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। इससे विनिर्माण क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने का संकेत मिलता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 2016 की अवधि में प्रत्यक्ष कर वसूली 12.1% बढ़ी है, जबकि इस दौरान अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। What is significant is in this regard the indirect tax data. April to December 2016 compared to the same figure last year, the overall increase is exactly 25%. Direct, I said, is 12.01%. Indirect, the increase is 25%. अप्रैल 2016 से दिसंबर 2016 तक उत्पाद शुल्क में 43% की वृद्धि देखी गई। अप्रैल 2016 से दिसंबर 2016 तक सर्विस टैक्स की वसूली में 23.9% का इजाफा हुआ। वहीं दिसंबर 2016 में दिसंबर 2015 के मुकाबले उत्पाद शुल्क में 31.6% का उछाल देखा गया। आजादी के बाद अप्रत्यक्ष कर के रूप में जीएसटी सबसे बड़े कर सुधार के रूप में देखा जा रहा है। अब तक जीएसटी परिषद की 8 बैठकों में कई मुद्दों पर आम सहमति बन चुकी है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में अगली बैठक 16 जनवरी को होगी। करदाताओं पर नियंत्रण और समुद्री क्षेत्र में व्यापार पर टैक्स को लेकर केंद्र और राज्य में गतिरोध बरकरार है। सरकार को उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2017 में पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है 2017 में महंगाई दर 4.5% से 5% के बीच रहेगी। वहीं आगामी बजट में आम आदमी टैक्स में रियायत की उम्मीद लगाए बैठा है। डीडी न्यूज। तो नई सोच नया बजट, लेकिन क्या कुछ होगा वित्त मंत्री के पिटारे में, इसको समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं पूर्व वित्त सचिव सीएम वासुदेव जी, जिन्होंने कई बजट बनाए देश के। और चूंकि आज हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ये जो बजट आ रहा है, सभी को उम्मीदें हैं कि महंगाई के मोर्चे पर क्या ये बजट देगा, टैक्सेस को लेकर के क्या हो सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके लिहाज से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ आप देखना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है अर्थव्यवस्था की समय, वो कई मानों में अच्छी है। जो इन्फ्लेशन है उस पर काफ़ी अंकुश लगा है, चाहे डिमोनेटाइजेशन की वजह से हो कि मनी सप्लाई कम रही, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है। बैंकों के पास इतना डिपॉजिट्स आ गया, उससे इंटरेस्ट रेट्स में भी कुछ कमी रही। फिस्कल डेफिसिट भी मैं समझता हूँ कंट्रोल में ही है, क्योंकि ये टैक्स के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे लग रहा है कि जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में बैलेंस बना हुआ है। तो एक जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है मैं समझता हूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें काफ़ी रिस्क है। एक तो हमारा अंदरूनी रिस्क है, ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो प्रेशर है अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर और एफडीआई के ऊपर, सबसे ज़्यादा है अमेरिकन इकॉनमी का। क्योंकि ये जो सोचा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब बनेंगे प्रेसिडेंट तो एक तो इंटरेस्ट रेट वो कह रहे हैं, एक तो वो अपने टैक्स रेट कह रहे हैं कि 25% ले आएंगे, 35% से 25% आ जाएगा। और दूसरा, वो अपने ही देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कराने के लिए कंपनियों को बाहर निवेश ना करने दिया जाए। इसकी वजह से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था होगी उसमें इन्वेस्टमेंट की डिमांड बहुत बढ़ेगी। और इसकी वजह से डॉलर उस तरफ बहुत खिंचेगा और उस डॉलर खिंचने की वजह से
हमारे यहाँ जो है डॉलर की अवेलेबिलिटी सारे विकासशील देशों में ही होगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे काफ़ी प्रेशर रहेगा। तो ये एफडीआई भी असर होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि वित्त मंत्री इसके ऊपर क्या सोच लेके आते हैं अपने बजट में, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं हमारी अर्थव्यवस्था सब बड़ी अच्छी हैं, केवल ये प्रेशर पॉइंट है करंट अकाउट डेफिसिट। तो ऐसे में सर, जब चूंकि आप बजट के बनने का हिस्सा रहे हैं और वित्त मंत्री के दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा, अगर इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो वो क्या प्लान कर रहे होंगे? क्या वो खर्चे ज़्यादा करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो किन प्रायोरिटी सेक्टर्स पे करना चाहेंगे, जिससे कि जो डिमोनेटाइजेशन से थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है उससे आम जनता को थोड़ी राहत मिले? जो डायरेक्शन है बजट का वो क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मेरे को ये दिख रहा है कि इस साल वित्त मंत्री के पास पिछले बजटों के मुकाबले में काफ़ी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी है। दो वजह से। एक वजह तो ये है कि टैक्स बेस बहुत बढ़ जाएगा डिमोनेटाइजेशन के बाद। इतने ज़्यादा लोगों ने अपने बैंकों में पैसा जमा किए जो पहले टैक्स नहीं देते थे। तो टैक्स बेस बढ़ जाने से जो टैक्स रेवेन्यूज़ है अगले आने वाले वर्ष में उस पर उसका असर पड़ेगा। दूसरा असर ये पड़ेगा कि ये जो लोगों ने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम का जो इंसेंटिव दिए हैं 50% टैक्स और ये बाकी चीज़ें, उसका जो लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा उससे भी काफ़ी सरकार को रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। और तीसरा, अगर डिमोनेटाइजेशन के बाद रिज़र्व बैंक की लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, जो नोट्स अपने नहीं आएंगे सिस्टम के अंदर, तो उससे भी जो लायबिलिटी एक्सटिंग्विश होने से सरकार को कुछ रिज़र्व बैंक का डिविडेंड मिलेगा। तो फिस्कल स्पेस मैं समझता हूँ वित्त मंत्री के पास इस साल काफ़ी होगी, और उस फिस्कल स्पेस से वो कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में सरकारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट का बढ़ोतरी देना। दूसरा, सोशल सेक्टर में काफ़ी दे सकते हैं वो तवज्जो, एजुकेशन, हेल्थ। और तीसरा, मैं ये समझता हूँ कि जो लोगों ने तकलीफ़ उठाई है ये डिमोनेटाइजेशन के दौरान, लोगों ने लंबी लंबी लाइन रहे, इतना पेन सहन किया, उसके लिए कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। पॉलिटिकल नीड है, पॉलिटिकल इकोनॉमी की नीड है। तो हो सकता है मिडिल क्लास को थोड़ा सा टैक्स में रिलीफ मिल जाए। वो इस दफ़ा मौका है उनके पास जो हर साल में इतना ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा, कुछ इनकम ट्रांसफ़र्स की बात कर सकते हैं, कुछ सोशल सेक्टर, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो इस किस्म की उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी इस साल मैं समझता हूँ पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि फिस्कल स्पेस मैं मानता हूँ कि अधिक होगी पिछले सालों के मुकाबले में। तो आप कह रहे हैं फिस्कल स्पेस अधिक होगी, यानी ज़्यादा पैसे होंगे सरकार के हाथ में, लेकिन जो प्राथमिकताएं हैं उन पर कितना खरा उतरेंगे वित्त मंत्री, ये देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो सब्सिडीज़ का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, और आपके लिए क्या वाकई ये जो बजट है वो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान और सस्ता बनाएगा, ये समझेंगे हमारे खास मेहमान के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए खास कार्यक्रम। स्वागत है आप सभी का। और आज से हम बजट यात्रा की शुरुआत करें। हमारा खास कार्यक्रम, एक खास सेगमेंट देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। जानते हैं वहां के लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से, उसके बाद वापस इस चर्चा पे आते हैं। जब भी हम बजट की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है टैक्सेशन, यानी कि इस बार के बजट में हमारे लिए कितना टैक्स बढ़ाया जाएगा या टैक्स कम किया जाएगा। उम्मीद तो यही होती है कि टैक्स का जो ब्रैकेट है उसे बढ़ा दिया जाए और हमें कम टैक्स भरना पड़े। हम मुंबई में हैं, यानी कि बहुत फेमस जगह है यहाँ की नरीमन पॉइंट। लोग यहाँ पर घूमने आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए, अगर हम बजट की जब बात करते हैं, टैक्सेशन मुद्दा सबसे अहम रहता है। क्या उम्मीद लगा के रखे हैं आपने कि टैक्सेशन में क्या चेंजेस हो सकते हैं? टैक्सेशन में मुझे लगता है कि अरुण जेटली है, मोदी जी है, वो चाहते हैं कि बिजनेसेस का जो है उसका ग्रोथ हो। तो सबसे पहली बात तो उसको ये करेंगे वो लोग कि बिज़नेस के ऊपर का जो बर्डन है वो सबसे कम करेंगे। तो उससे क्या होगा कि बिज़नेस को फ़ायदा होगा, वहाँ से बाहर से भी बिज़नेस आएंगे, यहाँ से ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, और बहुत अच्छा होगा सबके लिए। तो ये मेरा मानना है। जब हम विमुद्रीकरण की बात करते हैं, कितना फ़ायदा आपको लगता है या कितने चेंजेस हमारे देश को पहुंचा है, और बजट में इसका कितना तक असर देखा जा सकेगा? फ़ायदा तो मैं कहता हूं बहुत होने वाला है। जो अभी आप लोगों ने देखा वहाँ देश के अंदर, वो तो शॉर्ट टर्म पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो लोगों ने काले धन छुपा के रखा है वो समुद्र में फेंक रहे हैं, नदी में फेंक रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं, तो वो तो सब अच्छा ही होने वाला है। और जो देश के लिए जो फेयर शेयर वो टैक्सेशन दे रहे हैं उसके सबके लिए अच्छा है। उम्मीद करते हैं ब्रैकेट बढ़ाया जाएगा।
उम्मीद तो करते हैं, लेकिन बढ़ाएगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि महंगाई भी है, तो अभी पहले जो 10,000 20,000 रुपये में चलता था, अभी तो 50,000 60,000 चाहिए, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ वो ब्रैकेट बढ़ाना चाहिए। सर आप बताइए, सीनियर सिटीजन होने के नाते क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस बार के टैक्सेशन से? टैक्सेशन कम, सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए, और जो फिक्स डिपॉजिट है उसका जो रेट है सीनियर के लिए बहुत कम है, तो उसको भी थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। जी जी, हमने सुना कि जो यहाँ पर सैलानी आए हुए हैं वो बहुत बजट से उम्मीद लगाए हुए हैं। साथ ही जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की, तो वो भी मान रहे हैं कि इस बार के बजट सेशन में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, जीएसटी जो है, वो ज़रूर पास हो जाना चाहिए। साथ ही जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है उसे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसे लोगों की उम्मीद है इस बार के बजट 2017-18 से। कैमरा पर्सन आदित्य कसारे के साथ श्यामा मिश्रा, डी न्यूज़, मुंबई। तो आपने देखी मुंबई से हमारी बजट यात्रा, और हमारे साथ सीएम वासुदेव जी बने हुए हैं जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। सर, अगर टैक्सेस की बात की जाए, जैसे श्यामा ने बहुत सारे लोगों से बात की, टैक्स को लेकर के पिछले साल भी बहुत सारे प्रावधान हमने देखे। इस बार टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए, लोगों का विश्वास टैक्स सिस्टम में और बढ़े, उसके लिए शायद वित्त मंत्री को कुछ और कदम उठाने होंगे। देखिए, वित्त मंत्री को जो टैक्स प्रणाली तो सबसे अच्छी वही मानी जाती है जो हर साल चेंज ना हो। एक बिज़नेस स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल टैक्स रिजीम ही चाहते हैं बिज़नेस वाले। मैं मानता हूँ इस साल कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों ने काफ़ी पेन उठाया है, तो हो सकता है थोड़ा सा उनको मिडिल क्लास लोगों को थोड़ी सी टैक्स में राहत मिले, मगर बहुत बड़ा चेंज इसमें लाने का मैं समझता हूँ संभव नहीं है, ना ही लाना चाहिए। हालांकि अगर जीएसटी आएगा वो तो एक गेम चेंजर है। अच्छा। मगर वो जीएसटी आने में अब कितना समय लगेगा, अब तो सितंबर की लोग बात कर रहे हैं, तब तक आएगा। तो जीएसटी ही बिगेस्ट रिफॉर्म होगा टैक्स साइड में। डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है, थोड़ा बहुत मिडिल क्लास को बेनिफिट दे सकते हैं। मे बी जो इन्होंने पीछे डायरेक्शन दी थी कॉर्पोरेट टैक्स को थोड़ा कम करें, जो ईस्ट एशिया के मुकाबले 25% है, अभी हमारा 35-37% है, थोड़ा उसमें एक दिशा निर्देश दें। इससे ज़्यादा टैक्स प्रणाली में बहुत बड़ा संभव नहीं है मेरे को लग रहा है। जीएसटी ही की इंतज़ार करनी पड़ेगी, बाकी थोड़े बेनिफिट्स मिडिल क्लास को शायद इसमें दे दिए जाएं। मगर सबसे मैं समझता हूँ एक चिंता का विषय है जो लोग बिज़नेस में इस समय मानते हैं कि इतना ज़्यादा लोगों ने जो पैसा जमा किया, 15.5 लाख करोड़ की करेंसी के मुकाबले में लगभग 15 लाख करोड़ वापस बैंकों में आ गया, तो जाहिर है कि बहुत लोग जिनके पास अनअकाउंटेड ब्लैक मनी थी, उन्होंने सिस्टम को किसी तरह बीट करके ब्लैक मनी को वाइट किया है बैंक में जमा करके, तो वो नाजायज़ तरीके से जमा हुआ है। तो उसको पीछे पड़ के जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को एनफोर्समेंट करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि पैसा कहाँ से आया, वो वेल अर्न प्रॉपर इनकम है, वाइट मनी है, कितना उसको टैक्स देना चाहिए था। ये अगर कोई बहुत ज़्यादा रेड राज सा हो जाएगा तो उससे बिज़नेस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ वित्त मंत्री को बजट में ज़रूर इस पर तवज्जो देना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए लोगों को कि जो ब्लैक मनी के होगा उसमें पूरी पारदर्शिता होगी, उसमें डिस्क्रिशन जो है टैक्स वाले के पास उसको मिनिमम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत होनी चाहिए, ताकि लोगों का टैक्स प्रणाली में विश्वास और बढ़े। इस समय ये लोग चिंता में है कि बहुत ज़्यादा कहीं रेड राज ही ना हो जाए हमारे देश में। ये वित्त मंत्री को ज़रा मैं समझता हूँ बजट में बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो ये चुनौती भी है शायद टैक्स सिस्टम के सामने कि कैसे अपनी विश्वसनीयता को आम जनता के लिए बनाए, और वित्त मंत्री के लिए भी चुनौती है कैसे जनता को विश्वास दिलाएं कि जो लोग जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने जायजा लिया मणिपुर का, वहाँ पर लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, वहाँ के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, टूरिज़्म मिसाल के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग मिसाल के तौर पर, जो रोज़गार के भी अच्छे विकल्प दे रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट वहाँ से, उसके बाद फिर से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। बजट यात्रा में हम पहुंच गए हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 15 किलोमीटर दूर हराओराव गांव में। हराव गांव अपनी ऑर्गेनिक खेती के लिए मशहूर है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हराव गांव ने स्वच्छ भारत मिशन में एक ज़बरदस्त मिसाल पेश की है। हमारे साथ हैं किसान इबोहन बे। इन्होंने उगाया है पत्ता गोभी और मटर, टमाटर,
कुछ ककड़ियाँ भी इन्होंने उगाई है। पत्ता गोभी जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ अलग तरह का ये पत्ता गोभी है, कुछ लाल रंग लिए हुए है। पत्ता गोभी में, मटर में हफ्ते में 2 बार पानी देते हैं। लेकिन पानी के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं मणिपुर में गोबर नहीं मिलता खाद बनाने के लिए, क्योंकि हमें बताया गया है कि यहाँ गाय की कमी है इस गांव के अंदर। तो कैसे ये खाद बनाते हैं, खाद कहाँ से लेकर आते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ में मेरे गांव में वर्मी कंपोस्ट 2 पीट है। इसे एक साल में 2 तोल निकलता है और इधर यूज़ करता है। लेकिन सम टाइम इम्फाल से दुकान से थोड़ा थोड़ा कोई वर्मी कंपोस्ट भी हमने खरीदा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर हमें वर्मी कंपोस्ट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट का इन्होंने एक पिट बनाया हुआ है और उसके अलावा इम्फाल से भी ये लोग ख़रीद के लाते हैं। पूरे साल ये सब्जियाँ उगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पूरी तरफ चारों तरफ खेत फैला हुआ है। ये जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, मौसमी जो सब्जियाँ हैं, हरी सब्जियाँ, वो यहाँ पर उगाई जाती हैं और ये सब्जियां खाने में पौष्टिक तो होती ही हैं, साथ ही इनमें कोई केमिकल नहीं होता, जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग इसको ख़रीदने आते हैं। ये आप जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उससे आपको कितना पैसा आप कमा लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। एक साल में हमने 2,50,000 कमाया है एक साल में। एक साल में 2.5 लाख रुपए कमा चुके हैं। और आप इसमें क्या चाहेंगे कि बजट आने वाला है, सरकार, केंद्र सरकार आपकी किस तरह से मदद करे ताकि आप इसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें और ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें? ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमने वर्मी कंपोस्ट चाहिए, देखिए काऊ चाहिए, लेकिन हम गरीब आदमी है, काऊ हमने नहीं खरीदा। इनको सरकार से मदद चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं गरीब आदमी हूँ, यहाँ पर मुझे एक गाय चाहिए और कुछ सरकार से इमदाद चाहिए ताकि ये अपनी इस खेती को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें और इसको और आगे ले जाएं, नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। कैमरामैन संदीप के साथ विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, इम्फाल। अंतिम सवाल जिस कार्यक्रम में उम्मीदों का पहाड़ बहुत बड़ा होता है वित्त मंत्री के सामने और सभी की उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कैसे बैलेंस बना पाएंगे वित्त मंत्री? जैसे मैंने पहले कहा कि बैलेंस बनाने में इस साल उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी पिछले सालों के मुकाबले में थोड़ी अधिक है। वो एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर्स में बढ़ा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में बढ़ा सकते हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है या पावर NTPC है, NHPC है और ऐसी संस्थाएं हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हैं, उनको भी कुछ मार्केट से टैक्स फ्री तरीके से संसाधन जुटाने के लिए वो दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास फिस्कल डेफिसिट में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो बैलेंस करेंगे। मगर फिर भी ये बैलेंस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और सोशल सेक्टर, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, यही बजट मेकिंग का सबसे बड़ा टाइट रोप वॉकिंग है। इस साल मौका बड़ा अच्छा था क्योंकि लोगों ने बहुत तकलीफ़ उठाई है। फार्मर्स ने उनकी जो प्रोड्यूस है उसमें काफ़ी चेन में काफ़ी प्रभावित हुआ है, तो थोड़ा सा उनको वो डेट रिलीफ भी देने की बात कर सकते थे स्मॉल मार्जिनल फार्मर में। मगर ये जो इलेक्शन अनाउंस हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन क्या उनको बताती है कि किस प्रकार के पॉपुलिस्ट प्रोग्राम्स करें ना करें, ये थोड़ा सा इनके ऊपर अंकुश लग सकता है, थोड़ा अंकुश लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मज़ीद जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन जो हमारी बजट की पाठशाला है उसमें आज का जो शब्द है वो है फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटा। आइए समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। बजट की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस पाठशाला में हम जानेंगे आर्थिक शब्दावलियों के बारे में और आज के पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर राजकोषीय घाटे शब्द का अभिप्राय है क्या। सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से कर्ज लेना पड़ता है। सरकार के खर्च और आमदनी का जो अंतर है उसे वित्तीय घाटा कहा जाता है। सरकार को कामकाज चलाने के लिए कितने उधार की जरूरत होगी, इसका अनुमान इसी प्रक्रिया से लगाया जाता है। तो आज की बजट पाठशाला में बस इतना ही। आपसे फिर कल मुलाकात होगी। नमस्कार। और अब चलते चलते एक बजट से जुड़ा रोचक तथ्य यानी बजट ट्रिविया।
इस खास कार्यक्रम नई सोच नया बजट में आज सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।